तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पेपर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 टेस्ट को कवर करेंगे। उसमें टेस्ट नंबर जो 2 है, इसका आज सेकेंड पार्ट है। तो ये दूसरे नंबर टेस्ट का पहला जो पार्ट है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। और उसमें हम लोग भाग ए झारखंड का इतिहास, जिसमें हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़े। भाग बी में झारखंड आंदोलन, इसमें झारखंड के आदिवासी वाला टॉपिक पढ़े। भाग सी में झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें जनजातियों की भाषाओं के बारे में पढ़े। भाग डी के अंतर्गत लोक साहित्य कवर किए, जिसमें हम लोग लोक चित्रकला प्लस शिल्पकला इत्यादि के बारे में पढ़े। आज का जो है ये पार्ट 2 है। सेकेंड पार्ट में हम लोग भाग ई झारखंडी साहित्य और साहित्यकार को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संथाली साहित्य को पढ़ेंगे, जो कि आपका जनजातीय साहित्य है। इसके अलावा भाग एफ झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद भाग जी, जो कि आपका खेल कूद का सेक्शन है, इसमें हम लोग आज क्रिकेट वाले जो खेल है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगर समय बचा तो भाग एच भी हम लोग आज कवर करेंगे, जिसमें झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम कवर करेंगे। और इसमें हम लोग CNT एक्ट जो है, इसका हम लोग चैप्टर 1 कवर करेंगे। आपको पता है CNT में टोटल 19 चैप्टर और 2 से 71 धाराएँ हैं, ठीक है। तो इसमें से चैप्टर नंबर जो 1 है प्रारंभिकी, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। इसके बाद का जो है सेक्शन हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास झारखंड का साहित्य और साहित्यकार से। ये रहा आपका आज का टॉपिक, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। इसमें हम लोग संथाली साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका जनजातीय साहित्य है, ठीक है। सबसे पहले जनजाति जो आपका संथाली साहित्य है, इसके बारे में देख लीजिए क्या है। तो यह झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषा है, यानी कि संथाली, जो कि संथाल जनजाति द्वारा बोला जाता है। और यह ऑस्ट्रिक या फिर आग्नेय भाषा परिवार से संबंधित है। हम सभी को पता है कि अगर झारखंड में जो भी जनजाति रहती है वो आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से या फिर आग्नेय भाषा परिवार से या फिर द्रविड़ियन भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें से संथाली जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रिक या फिर आग्नेय भाषा परिवार से ये संबंधित है। झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा संथाली भाषा है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया था। हम सभी को पता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें आपका टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। जिसमें से अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग में मूल संविधान में 14 भाषा था। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1969 में, जिसके माध्यम से आपका सिंधी को ऐड किया गया, ठीक है, सिंधी भाषा को ऐड किया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ आपका, और 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपका जो है वो 2 भाषाओं को ऐड किया गया। वो भाषा थे, अच्छा, जैसा बताया गया कि 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में 14 भाषा थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और इसके बाद इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और उस समय कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 गो भाषा को ऐड किया गया। उसके बाद 92वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और आपका बोडो, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संथाली भाषा मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में बोली जाती है। संथाली भाषा का अपना व्याकरण और अपनी लिपि है, जिसको हम लोग ओल चिकी लिपि कहते हैं। और ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार है वो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा तैयार किया गया था 1941 ईस्वी में। संथाली लोक साहित्य की अगर हम लोग बात करें, इसकी चर्चा करें, तो बोला जाता है कि इस भाषा साहित्य में लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा और लोकोक्तियाँ का व्यापक जो है वो समावेश देखने को मिलता है। संथाली लोकगीत, लोक कथा जो है वो आपका वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं से संबंधित है। साथ ही धर्म, राष्ट्रीयता, प्रेम, सौंदर्य, काम, दाम्पत्य, मनोविज्ञान, कर्म, गृहस्थ जीवन आदि इन सभी विषय वस्तु जो है वो आपका संथाली लोकगीत यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिए,
यहाँ बताया जा रहा है सिज द्वार और बही द्वार जैसी घाटियों का नाम संथाली लोकगीतों में मिलता है तथा चाय चंपा के काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। संथाली लोक कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर मानव दंपत्ति का जो जन्म है वो पूर्व की ओर समुद्र में आपका हंस हौसिल नाम के दो पक्षियों से हुआ है। तो संथाली लोक कथा में पृथ्वी के ऊपर मानव दंपत्ति का जो जन्म है ये बताया जाता है कि जन्म पूर्व की ओर समुद्र में हंस हौसिल नाम की दो पक्षियों से यहाँ पे मानव का जन्म हुआ है पृथ्वी में। ये हो गया आपका संथाली लोक साहित्य। अब हम लोग देखेंगे संथाली शिष्ट साहित्य के बारे में। तो बोला जाता है कि संथाली भाषा का जो प्रथम पुस्तक है इसका प्रकाशन 1852 में हुआ था, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज, इसके नाम से किया गया था। उसके बाद 1867 ईस्वी में ही सिंथालिया एंड संथाल जो कि E.J. मन साहब के द्वारा 1867 में, और वहीं 1868 ईस्वी में ए वोकेबलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज जो कि रे ई एल पक्सुले के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो सिंथालिया एंड दी संथाल आपके मन साहब के द्वारा 1867 में, और 1868 में वोकेबलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज ये पक्सुले साहब के द्वारा जारी किया गया। 1873 में L.O. स्क्रेफक्स्ड या फिर स्क्रेफज्ड के द्वारा, यहाँ पे जो है वो टाइपिंग एरर है इस कारण से इसका उच्चारण भी गलत हो जा रहा है। तो 1873 में L.O. स्क्रेपस्ट ऐसा कुछ होगा के द्वारा संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण का प्रकाशन किया गया। 1936 ईस्वी में पाल आपका जूझार सोरेन की मौलिक कविताओं का जो संग्रह है ओना हड़े बाल डालवाक का प्रकाशन किया गया। तो ओना डहे बाहा डालवाक का प्रकाशन किया गया 1936 में। संथाली का प्रथम उपन्यास जो है वो हाड़म वाक आतो है, यानी कि हाड़मा का गांव, और 1946 में रोमन लिपि में ये प्रकाशित हुआ था प्रथम उपन्यास। इसके उपन्यासकार की बात की जाए तो ये थे आर कार्टेडियस, और संथाली का दूसरा उपन्यास मुहिला चेचेदाई है, और ये अध्यापिका थी, महिला थी, जिसके उपन्यासकार जो है वो आपका ननकू सोरेन है। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है बिदु चानन। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद था, जिसके संपादक 1947 ईस्वी में डोमन साहू समीर थे, जो कि संथाली भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। 1947 ईस्वी में मैकफेल की एन इंट्रोडक्शन टू संथाली लैंग्वेज या संथाली का प्रकाशन किया गया। एन इंट्रोडक्शन टू संथाली का प्रकाशन 1947 में किया गया था, और ये आपका मैकफेल के द्वारा लिखा गया था। 1951 में डोमन साहू समीर के द्वारा संथाली प्रवेशिका केवल सोरेन के द्वारा हिंदी संथाली कोश इसका प्रकाशन किया गया। 1952 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा खेरवार चीर नामक दूसरा नाटक लिखा गया, और इसमें संथालो खेरवार का चित्रण जो है वो किया गया था। साथ ही इसमें मानव और दानव के संघर्ष को भी दिखाया गया था। आगे देखिए 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा देवनागरी भाषा में 41 कविताओं का संग्रह लिखा गया था, जिसको बोलते हैं भुरका इम्पिल, इसका प्रकाशन भी किया गया था। 1953 ईस्वी में डोमन साहू समीर के द्वारा इसका जो पुस्तक है दिसोम बाबा, इसका प्रकाशन किया गया, और इसमें देवनागरी लिपि में छंद के रूप में संथाली लोकगीत को शामिल किया गया। मोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जोबा मुर्मू एक संथाली लेखिका और साहित्यकार है। उनकी कहानी औलोन बहा को 2017 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था, और इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों तथा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है इसका संथाली में अनुवाद किया था। कौन? तो आपका जोबा मुर्मू। तो ये आपका हो गया संथाली भाषा के लिए, संथाली भाषा का जो है वो साहित्य। तो इसमें हम लोग शिष्ट साहित्य और आपका लोक साहित्य दोनों को देख लिए। तो ये आपका साहित्य एवं साहित्यकार वाला जो टॉपिक था पहला, ये यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गया है। तो साहित्य और साहित्यकार वाला टॉपिक जिसमें हम लोग संथाली साहित्य को पढ़े, जो कि आपका एक जनजातीय साहित्य है। इसमें हम लोग संथाली साहित्य देखे, जिसमें हम लोग संथाली लोक साहित्य देखे, उसके बाद संथाली शिष्ट साहित्य देखे, और यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग एक नेट टॉपिक की ओर चलते हैं,
जो कि है आपका झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो झारखंड के प्रमुख शिक्षण जो संस्थान है, ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक को पढ़ना है हम लोगों को अब। तो अलग अलग देख लीजिए, झारखंड में कई सारे यूनिवर्सिटी है यानी कि विश्वविद्यालय है। अगर इनका हम लोग लिस्ट देखें तो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले रांची यूनिवर्सिटी, जो कि 12 जुलाई 1960 को बना था, ये रांची में है। दक्षिणी छोटानागपुर में है, ये रांची में है और ये आपका राज्य स्तरीय है। वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपका 26 जून 1981 को बना था। ये कांके रांची में है और ये भी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में है और ये भी राज्य स्तरीय है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय 10 जनवरी 1992 को बना था, ये दुमका में है और ये संथाल परगना प्रमंडल में है और ये भी राज्य स्तरीय है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये इसका जो स्थापना है वो 17 सितंबर 1992 को हुआ है। ये हजारीबाग में है और ये आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है और ये भी राज्य स्तरीय है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा करें तो ये आपका 1 मार्च 2009 को बना था और ये ब्राम्बे रांची में है और ये आपका केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कौन? तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। छठा नंबर देखें तो नीलांबर प्रत्याम्बर विश्वविद्यालय है, जिसका स्थापना 17 जनवरी 2009 को होता है और ये आपका मेदिनीनगर में है, जो कि पलामू प्रमंडल में है और ये भी राज्य स्तरीय है। सातवां देखिए कोल्हान विश्वविद्यालय, तो इसका स्थापना 13 अगस्त 2009 को हुआ है और ये चाईबासा में है। चाईबासा बोले तो पश्चिमी सिंहभूम में, और ये भी आपका कोल्हान प्रमंडल में है और ये भी राज्य स्तरीय है। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, इसका स्थापना 2010 में हुआ था और ये रांची में है और ये आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में है और ये आपका राज्य स्तरीय है। इसके अलावा झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, इसका स्थापना 2011 में हुआ है और ये भी रांची में है और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में है और ये भी राज्य स्तरीय है। 10वां देखिए झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, तो इसका स्थापना 3 अक्टूबर 2016 को हुआ है और ये भी रांची में है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में है और ये भी राज्य स्तरीय है। 11वां नंबर यूनिवर्सिटी देखिए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है। इसका स्थापना जो है वो आपका 23 मार्च 2017 को हुआ, एकदम लेटेस्ट, और ये भी रांची में है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में है और ये भी आपका राज्य स्तरीय है। विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय, जो कि आपका 13 नवंबर 2017 को बना है, ये भी एकदम हाल फिलहाल में ही, और ये जो धनबाद में है और ये भी आपका धनबाद बोले तो आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है और ये भी आपका राज्य स्तरीय है। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो है आपका झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना 23 नवंबर 2021 को हुआ, एकदम लेटेस्ट है और ये भी रांची में है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में है और ये भी राज्य स्तरीय है। 14 नंबर यूनिवर्सिटी पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये भी 2022 में बना है और ये जमशेदपुर में बना है, पूर्वी सिंहभूम में बना है, यानी कि अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो ये आपका कोल्हान प्रमंडल में बना है और ये भी राज्य स्तरीय है। 15 है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT, ये आपका 1955 में बना है और ये रांची मेसरा में बना है, तो हम लोग बोलते हैं BIT मेसरा, और ये भी जो है वो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसको दर्जा दिया गया है। तो यहाँ तक कि जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड में टोटल 15 गो यूनिवर्सिटी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, जिसमें से आपका केंद्रीय यूनिवर्सिटी एगो है, डीम्ड यूनिवर्सिटी एगो है, तो आपका ये हो गया। बाकी बात 13 गो जो है वो आपका राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये एकदम एकदम आपका 15 को एकदम एटलीस्ट याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए 15 ठो ये। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए 15 ठो, ये 15 ठो एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आगे देखिए नोट में यहाँ दिया हुआ है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल टोटल 38 गो विश्वविद्यालय है, 38 गो यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एगो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एगो आपका जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक ठो आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, एगो डीम्ड यूनिवर्सिटी है और 12 ठो आपका सार्वजनिक विश्वविद्यालय है और 18 को आपका निजी यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और 5 को आपका राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। क्लियर, देखिए एक तो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये 15 नंबर वाला बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा देखा जाए तो आपका केंद्रीय भी है एक ठो, देखिए कौन सा है, रुकिए, तो ये आपका 5वां नंबर जो है वो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय स्तर का है यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, एक आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा एक आपका ओपन यूनिवर्सिटी भी है। ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है, रुकिए जरा सा एक बार बता रहे हैं आपको, एक मिनट रुकिए जरा सा। ओपन यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी विनोद बिहारी महतो, यहाँ पे खुला, हाँ देखिए ये 13 नंबर जो है वो आपका झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है।
तो एक आपका डीम यूनिवर्सिटी है, एक आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बाकी जो आपका 12 को बच रहा है ये आपका स्टेट लेवल का जो है वो राज्य स्तर के यूनिवर्सिटी है झारखंड में। तो बताया जा रहा है झारखंड में टोटल 38 को यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एक केंद्रीय, एक ओपन, एक आपका डीम और 12 ठो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 18 को निजी विश्वविद्यालय है और 5 को आपके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। कौन कौन है वो देखते हैं एक एक करके हम लोग। अच्छा, ये हम लोग आज नहीं देखेंगे, इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक था आपका झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थान, इसको भी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं आज के वीडियो में। इसके आगे की जो चर्चा है वहाँ पे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि रांची यूनिवर्सिटी के बारे में एक अलग से पढ़ेंगे, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो सबके लिए बाकायदा एक एक नोट्स रहेगा, उस नोट्स से जो है वो हम लोग इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं इतना। तो केवल इतना ही याद रखिएगा कि झारखंड में 38 को यूनिवर्सिटी है, जिसमें से आपका 18 को प्राइवेट है, फिर आपका 15 को सेंट्रल ये स्टेट का यूनिवर्सिटी है, 15 को नहीं है मतलब 12 को ही है, एक डिम, एक ओपन, एक आपका सेंट्रल और 5 को राष्ट्रीय महत्व संस्थान है। कौन कौन है वो हम लोग अगले वाले जो नेक्स्ट टेस्ट है ना वहाँ पे देखेंगे इसको। अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है आपका खेल कूद वाला सेक्शन। और खेल कूद में आज हम लोग क्रिकेट के बारे में देखेंगे। और क्रिकेट का जिक्र जब भी आएगा झारखंड में सबसे पहले नाम महेंद्र सिंह धोनी का आएगा। सबसे पहले हम लोग महेंद्र सिंह धोनी के बारे में देखते हैं जो कि रांची से है। इनका जन्म जो है वो आपका 7 जुलाई 1981 को हुआ था। ये भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। कैसे, तो देखिए T20 वर्ल्ड कप 2007, ODI वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जितवाए हैं। भारतीय सेना में इनको जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है पद मिला है। भारतीय सेना में इनको एक पद मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल का भी। इनको सम्मान की बात की जाए तो 2018 में पद्म भूषण मिला है, 2009 में पद्मश्री मिला है, 2008 में खेल रत्न अवार्ड मिला है, 2007 में झारखंड रत्न मिला है और आपका ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर ये 2008 में भी और 2009 में मिले हैं। क्या बोले हम, ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 में भी 2009 में। इसका उपनाम माही है, थाला है, MSD है, कैप्टन कूल है। घरेलू क्रिकेट में ये जो है शुरुआत किए थे 1999 और 2000 के बीच में और ये बिहार टीम से ये खेले थे। तो घरेलू क्रिकेट में शुरुआत 1999 से लेकर 2000 के बीच में। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच बांग्लादेश के खिलाफ 2004 में रनआउट से ख़त्म। पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ 2005 में। पहला T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2006 में। टेस्ट क्रिकेट जो है वो दिसंबर 2014 में संन्यास लिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वनडे और T20 मैच से वो अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लिए थे 15 का 2020 को। और IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स ये CSK खेले हैं और ये 5 बार उसको खिताब दिलवाए हैं, ठीक है ना, चैंपियन बनवाए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अबर हाल फिलहाल में ही धोनी को जो है वो जुलाई में अबर हाल फिलहाल में ही एक और इसको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप उसको कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका धोनी के बारे में यहाँ तक बातें हो गई। अब देख लीजिए वरुण एरॉन के बारे में। तो वरुण एरॉन जो है वो आपका जमशेदपुर का है और ये भारतीय तेज गेंदबाज है और ये आपका IPL भी खेला है, रणजी खिलाड़ी भी था और ये भी अबर हाल फिलहाल में संन्यास ले लिए है सौरभ तिवारी के साथ। सुजीत मुंडा की बात की जाए तो ये आपका ब्लाइंड क्रिकेटर है, ठीक है ना, ब्लाइंड क्रिकेटर है। और सुजीत मुंडा को जो है वो झारखंड का ये है और ये रांची धुरवा में है इनका निवास है। तो धुरवा रांची निवासी जो है सुजीत मुंडा ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो कि क्रिकेट के अतिरिक्त ये एथलीट में भी रुचि रखते हैं। और ये 2020 में आयोजित हुआ था ब्लाइंड T20 विश्व कप, उसमें ये भारतीय टीम का ये हिस्सा थे और इन्हें झारखंड का जसप्रीत बुमराह भी कहा जाता है। एक है आपके मुकेश कंचन, ये भी ब्लाइंड क्रिकेटर है और ये भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम का ये हिस्सा रहे हैं। अन्य प्रमुख खिलाड़ी की बात की जाए तो आपका है शहबाज नदीम जो कि अभी वर्तमान में अभी आपका JSCA के उप सचिव भी है शायद, क्योंकि सेक्रेटरी तो आपका सौरभ तिवारी है। ये IPL में दिल्ली कैपिटल टीम का हिस्सा रह चुके हैं, बोकारो के रहने वाले हैं। ये बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है और भारतीय क्रिकेट टीम का ये हिस्सा रहे हैं। विराट सिंह की देखें तो विराट सिंह जो है वो जमशेदपुर निवासी है। ये झारखंड क्रिकेट टीम का ये कप्तान भी रह चुके हैं। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये खेले भी हैं। रॉबिन मिंज ये आपका गुमला निवासी विकेट कीपर बल्लेबाज है। IPL में ये गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे थे और अब ये आपका मुंबई इंडियंस का भी हिस्सा बने हैं। 2025 में मुंबई इंडियंस, 2024 में गुजरात टाइटंस का बने थे, गुजरात टाइटंस का, लेकिन ये अपना IPL मिस कर दिए थे क्योंकि इनको एक्सीडेंट हो गया था, इनका चोट लग गया था। और 2025 में ये मुंबई इंडियंस के लिए खेले, मात्र 3 को मैच खेले और IPL खेलने वाले ये प्रथम आदिवासी खिलाड़ी हो गए हैं। सुशांत मिश्रा की
अगर देखें तो ये आपका अंडर-19 विश्व कप भारतीय टीम का ये हिस्सा रहे हैं और ये गुजरात में आईपीएल टीम का ये आईपीएल में गुजरात टाइटंस का ये हिस्सा है। अनुकूल सुधाकर राय, ये आपका झारखंड टीम से ये क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और 2018 में आयोजित हुआ था अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप, तो उसमें ये विश्व कप विजेता भारतीय टीम का ये हिस्सा रहे थे 2018 में। और ये 2018 में ही अनुकूल जो सुधाकर राय है, तो 2018 में ही आपका शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, आपका रियान पराग और आपका अभिषेक शर्मा, ये सभी आए थे 2018 के अंडर-19 टीम से ही। 2018 में ही अंडर-19 टीम पृथ्वी शॉ के कप्तानी में जीता था भारत, तो इसमें ये भी शामिल था। तो ये समझिए कि आपका शुभमन गिल ये सभी के साथ ये खेल चुका है। आईपीएल में ये आपका फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है। एक और व्यक्ति है इंद्राणी राय, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीमों के तीनों फॉर्मेट में चयनित होने वाली झारखंड की एक पहली महिला क्रिकेटर। ये लड़की है इंद्राणी राय, ये T20, ODI और टेस्ट तीनों मैच खेली है भारतीय क्रिकेट टीम में। ईशान जग्गी, ये आपका जमशेदपुर निवासी है और ये आपका ऑलराउंडर है। पंकज यादव, ये आपका 2018 में आयोजित अंडर-19 विश्व कप विजेता हुआ था, उस टीम का ही हिस्सा रहा है पंकज यादव भी, ठीक है। इसमें अफसोस है हमको थोड़ा सा कि आपका सौरभ तिवारी के बारे में नहीं दिया गया है, क्योंकि सौरभ तिवारी भी तो आपका जाना माना क्रिकेटर था ही ना भाई, तो सौरभ तिवारी के बारे में देना चाहिए था। सौरभ तिवारी के बारे में नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा हम खुद से बता दे रहे हैं सौरभ तिवारी के बारे में, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है ना। सौरभ तिवारी के बारे में कि सौरभ तिवारी जो है वो जमशेदपुर निवासी है। सौरभ तिवारी ये भारत के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी है। सौरभ तिवारी 2008 में मलेशिया में आयोजित हुआ था अंडर-19 विश्व कप, उसमें क्रिकेट प्रतियोगिता में ये शामिल थे। 2010 में ये श्रीलंका में आयोजित एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय जो विजेता टीम है इसका ये हिस्सा रहे हैं। ये आईपीएल में आपका सौरभ तिवारी मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली डेयर डेविल्स और आईजे पुणे सुपर जायंट्स टीम का ये हिस्सा रहे हैं। ईशान किशन की बात की जाए तो ये आपका ईशान किशन जो है वो आपका बाएं हाथ का विकेट कीपर बल्लेबाज है और ये ईशान किशन रणजी ट्रॉफी में भारत की ओर से सर्वाधिक व्यक्तिगत रन यानी कि 273 रन बनाने वाले बल्लेबाज है। इसके नेतृत्व में 2016 में ही बांग्लादेश में आयोजित अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम जो है वो उप विजेता रही थी, ठीक है ना। इसके अलावा ये आईपीएल प्रतियोगिता में ईशान किशन जो है वो गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और आपका अगर देखें तो हाल फिलहाल में सनराइजर्स हैदराबाद का भी हिस्सा है। वरुण एरॉन के बारे में तो बतेबे किए हैं आपको। वरुण एरॉन जो है वो आपका जमशेदपुर का जो है वो दाएं हाथ का तेज गेंदबाज है और ये वरुण एरॉन जो है वो 2014 में बांग्लादेश में आयोजित T20 विश्व कप में ये उप विजेता भारतीय टीम का ये हिस्सा रही थी। जो आपका बांग्लादेश में हुआ था ना वरुण T20 वर्ल्ड कप 2014 में, जिसमें आपका श्रीलंका जीत गया था फाइनल, ठीक ना, उसमें ये आपका शामिल था। अन्य खिलाड़ी में तो ईशान जग्गी है, कुमार देवव्रत है, सन्नी गुप्ता है, कुमार कुसाग्र है जो कि आपका बोकारो का है और ये अभी भी खेल रहा है। शहबाज नदीम, विराट सिंह, रॉबिन मिंस, सुशांत मित्रा, अनुकूल सुधाकर राय, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। सुजीत मुंडा तो बतेबे कि ये ब्लाइंड क्रिकेटर है। मुकेश कंचन भी ब्लाइंड क्रिकेटर है। ये सभी जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है और इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है धोनी के बारे में, तो अभी आपको हाल फिलहाल में बताया गया था कि जो धोनी है वो आपका भारतीय क्रिकेट टीम में चयन से पहले वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन में दक्षिण पूर्व रेलवे में वो टीटी का जो है काम करता था, यानी टिकट चेकर का वो काम करता था, टिकट जो है वो चेक करने के लिए। इसके अलावा आपको और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है धोनी के बारे में भी, ठीक ना। धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक दिया गया है 2011 भारतीय सेना में उन्हें, ठीक है ना। ये सभी आप याद रख लीजिएगा। और धोनी की और याद मत रखिए, धोनी का जो पैतृक निवास स्थान है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में है जो कि लवाली गांव है वहाँ पे। और क्या याद रखिएगा इसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं, हटाइए, इतना ही काफ़ी है, कुछ नहीं किया ये झारखंड के लिए धोनी क्यों पढ़े इसके लिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम जो है वो पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले CNT एक्ट जो है वो इसमें जो पहला चैप्टर है, क्या है कि हम लोग पता है CNT जो एक्ट है वो आपका 19 चैप्टर है इसमें और 271 को धारा है और 2 अनुसूची है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग पढ़ते हैं आज के सेशन में। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी कि CNT एक्ट 1908, इसको देखते हैं। ये 1990 नहीं है बल्कि 1980 नहीं है, ये 1908 है। इसमें आपका 19 को अध्याय है, 271 को धारा है और 2 आपका अनुसूची है। सबसे पहले देखिए
11 नवंबर 1908 ईस्वी को CNT एक्ट उत्तरी छोटानागपुर प्लस दक्षिणी छोटानागपुर प्लस पलामू प्लस कोल्हान में लागू कर दिया गया। यानी कि संथाल परगना क्षेत्र को छोड़कर संथाल परगना प्रमंडल को छोड़कर सभी प्रमंडलों में, चारों प्रमंडल में लागू किया गया छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट को। कब? 11 नवंबर 1908 को। सरायकेला खरसावां में देसी रियासत रहने के कारण यहाँ पे CNT एक्ट 1951 में लागू हुआ। अब देख लीजिए, सरायकेला खरसावां में देसी रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट थी, इस कारण से वहाँ पे जो है CNT एक्ट कब लागू हुआ? 1951 में। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम इस अधिनियम को यानी CNT एक्ट को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। फिर देख लीजिए, CNT अधिनियम मुख्यतः बंगाल काश्तकारी अधिनियम से ये प्रभावित है, जिसका ब्लूप्रिंट यानी कि खाका जो तैयार करने का काम फादर हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था, और ये लिस्टर ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। तो CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने में फादर हॉफमैन और लिस्टर साहब ने दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। CNT एक्ट लाया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट, जनजाति समुदायों के जो भूमि संबंधी अधिकार है इनको सुरक्षित रखना है। जनजाति समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना है। साथ ही साथ जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना है। जनजातीय विद्रोहों को नियंत्रित करना है और छोटानागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त कर देना है। ये सभी इसके CNT एक्ट लाने के पीछे कारण था। CNT एक्ट का अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है प्रारंभिकी, जिसमें धारा 1 से 3 तक दिया हुआ है। इसमें क्या क्या वो देख लीजिए। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और प्रसार दिया हुआ है, ठीक ना। धारा 2 हम लोगों को नहीं पढ़ना है। धारा 3 में परिभाषा दिया हुआ है। तो धारा 1 इसमें संक्षिप्त नाम और प्रसार दिया हुआ है। संक्षिप्त नाम कि इसका CNT एक्ट जो है वो ये कहाँ कहाँ प्रसार है, तो चारों प्रमंडल में प्रसार है इसका। धारा 2 हम लोगों को पढ़ना नहीं, इसमें दिमाग में मत लगाइएगा। धारा 3 इसमें परिभाषा दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग परिभाषा दिया हुआ है। कृषि वर्ष किसको कहते हैं? तो जहाँ राज्य सरकार भूस्वामी हो और वहाँ 1 अप्रैल से जो है वो कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। कृषि वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और जहाँ पे राज्य सरकार भूस्वामी हो यानी कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो वो भूस्वामी यानी लैंड होल्डर्स हो या फिर मालिक हो। बंगाली कैलेंडर बैसाख माह का पहला दिन, हिंदी कैलेंडर आश्विन माह का पहला दिन। और आपका जोत क्या है? तो रैयत के द्वारा धारित भूमि, उसी को हम लोग बोलते हैं जोत। तो रैयत जिस भूमि को धारित करता है, अपनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जोत। कोड़कर भूमि किसको कहते हैं? तो ऐसी बंजर या फिर जो जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक के द्वारा तैयार की गई हो, उसे जल शसान, आर्यन या फिर भाबला या फिर खनवत के नाम से भी जाना जाता है। तो कोड़कर भूमि ऐसी बंजर भूमि या फिर जंगली भूमि जिसको भूस्वामी के अलावा किसी और कृषक के द्वारा उसको कृषि के लिए तैयार किया गया हो, तो उसको हम लोग कोड़कर भूमि कहते हैं। इसी को जल शसान, अरियन, खनवत, भागला, आपका भाबला सभी कहते हैं। भूस्वामी क्या है? तो वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी ज़मीन दी हो। काश्तकार मतलब एक तरह समझिए रेंट वाला, और भूस्वामी मतलब कि उसका मालिक। सिंपल है, मालिक जो अपना ज़मीन किसी को दिया है खेती करने के लिए, वही हो गया सिंपल। अभी हम किसी के लॉज में रह रहे हैं तो मेरा जो मालिक है वो मालिक बन गया है, हम उसके लिए काश्तकार बन गए, सिंपल। लगान या मालगुजारी क्या है वो समझिए कि रैयत के द्वारा धारित भूमि के उपभोग या फिर अधिभोग के बदले में अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या फिर वस्तु, तो वही आपका लगान या मालगुजारी हो गया। तो रैयत बोला जा रहा है, रैयत बोलिए या फिर जो काश्तकार है। एक तरह से हम इस रूम में रह रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है वो अपने मालिक को पैसा देना पड़ेगा, वहाँ पे आप इसका उपभोग कर रहे हैं, इसका अधिभोग कर रहे हैं, इस कारण से। तो पहले धन वस्तु ये सभी दिया जाता था। अचल संपत्ति, चल संपत्ति क्या है वो देख लीजिए। अचल संपत्ति वो आपका ज़मीन है, चल संपत्ति ये आपका खड़ी फसल है, और अस्थायी भूधृति मतलब वंशगत भूधृति है। अस्थायी भूधृति मतलब जो वंशों से चलते आ रहा है, जो आपका ज़मीन है उसी को हम लोग बोल रहे हैं अस्थायी भूधृति। पुनः ग्रह्य भूधृति, तो पुनः ग्रहण भूधृति मतलब जिसको वापस ले सकते हैं, तो ऐसी भूधृति जो परिवार के नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है। तो वैसा भूधृति जो परिवार का अगर कोई भी बेटा नहीं रहा, तो ऐसे में जब रैयत का मृत्यु हो जा रहा है तो वो जो भूमि है वो वापस भूस्वामी को दे देना चाहिए। डिक्री मतलब क्या होता है? तो सिविल न्यायालय का आदेश, इसको बोलते हैं डिक्री। काश्तकार क्या है? वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने के लिए वो उत्तरदायी हो, वही काश्तकार हो गया, रेंटर। काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रैयत और खुदकट्टीदार अधिकार युक्त इसी में सभी आते हैं। तो काश्तकार के अंतर्गत ही भूधारक, रैयत
भूधारक आएंगे, रैयत आएंगे, खुदकत्तीदार, ये सभी इसी में आएंगे काश्तकार के अंतर्गत। सिंपल सी बात है। तो काश्तकार वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी हो। सिंपल सी बात है, हम किसी के और के घर में रह रहे हैं तो वहाँ पे, या फिर किसी और मालिक के घर में रह रहे हैं, यानी कि हम उसके रूम में, हम उस किसी के रूम में रह रहे हैं, तो वो हम एक तरह से उसका रेंटर हो गए ना। हम उसके रूम में रह रहे हैं तो बदले में उसको पैसा देंगे। तो ये बात हो गया काश्तकार। और काश्तकार के अंतर्गत भूधारक भी आएंगे, रैयत भी आएगा, खुदकट्टीदार, अधिकार युक्त, ये सभी आएंगे इसमें, समझे, खुदकट्टीदार भी आएंगे। क्लियर। तो ये आपका पहला चैप्टर था आपका। और पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रारंभिकी। पहले चैप्टर का नाम क्या था? प्रारंभिकी, जिसमें धारा 1 से लेकर 3 तक है। धारा 1 में क्या है? धारा 1 में केवल संक्षिप्त नाम और प्रसार है। धारा 2 नहीं पढ़ना है। धारा 3 क्या है? परिभाषा है। परिभाषा क्या है? अलग अलग चीज़ों को परिभाषा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा परिभाषा, क्योंकि परिभाषा ही बेसिक है। परिभाषा आपको समझ में आया होगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका CNT एक्ट वाला जो है टॉपिक, ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है झारखंड का भूगोल। और झारखंड के भूगोल के अंतर्गत हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना, यानी कि जो आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो हम लोग समझेंगे। तो इसको देखिए क्या क्या है। सो एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे, और झारखंड के भूगोल में हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना, इसके बारे में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी चर्चा। तो सबसे पहले ये जानिए कि झारखंड प्रांत जो है, झारखंड प्रांत का क्षेत्र भूगर्भिक दृष्टि से एक आपका संश्लिष्ट भूभाग है। ये प्राचीनतम गोंडवाना भूखंड के उत्तरी पूर्वी किनारे में स्थित था। तो हम लोग ये देखिए, ये आपका पृथ्वी था, ये सॉरी, ये पूरा आपका, हाँ सॉरी, ये पृथ्वी की बात की जा रही है। यहाँ पे पृथ्वी में देखिएगा तो सारे महाद्वीप पहले एक हुआ करते थे, जिनको पेंजे कहा जाता था, या फिर सुपर महाद्वीप। सारे महासागर एक थे, जिनको सुपर महासागर, या फिर उन्हीं को पैंथालासा कहा जा रहा है। ये जो महाद्वीप है पेंजिया, पेंजिया के ऊपरी भाग को हम लोग अंगारा लैंड, जबकि निचली भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो झारखंड जो है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पर एक लंबित भूगर्भिक काल में प्राचीन आदि महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और आपका नूतन जीवी महाकल्प, इस समय के सैलों और चट्टानों के साथ साथ यहाँ पे नवीनतम जलोढ़ मिट्टी जो है, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका बोलने का अर्थ क्या है। झारखंड में आपका हम लोग देखते हैं कि भूगर्भिक संरचनाओं का विकास इतना बड़ा होता है कि इसको समझने के लिए हम लोग इसको अलग अलग टाइम पीरियड में बांटते हैं। जैसे कि इयोन के एरा में बांटे, एरा को हम लोग पीरियड में बांटे, पीरियड को एपोक में बांटे। ठीक है। एरा को भी 4 भागों में बांटते हैं हम लोग झारखंड के। अगर झारखंड क्रम में देखें तो एक है आपका प्री कैम्बियन एरा, एक आपका पेलिजोइक एरा, फिर आपका मिसोजोइक एरा, फिर आपका सिनोजोइक एरा। इस तरह करके इसको बांटा गया है। आगे देख लीजिए, इस भूभाग में कई भूगर्भिक हलचलें हुई और परिवर्तन होते रहे, और जिनके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में अनेक खनिज और चट्टानों का क्या हो गया, जमा हो गया। इस कारण यहाँ पे देखा जाए तो प्राचीनतम से लेकर नवीनतम शैलों की संरचना दिखाई देती है, जिसको यहाँ पे निम्नलिखित क्रम से रखकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे आर्कियन कालीन चट्टान मिलते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टान मिलते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टान, राजमहल टाइप की चट्टान, सिनोजोइक चट्टान क्रम की चट्टान, और आपका नवीनतम जलोढ़ मृदाएं देखने को मिलती है। आद्य महाकल्प यानी कि प्री कैम्बियन काल में धारवाड़ क्रम की और विंध्यन क्रम की चट्टानों का यहाँ पे निक्षेपण हुआ है। पुराजीवी महाकल्प यानी कि पेलियोजोइक में आपका दामोदर भ्रंश का निर्माण हुआ है, और मध्यजीवी महाकल्प यानी कि मेसोजोइक में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। वहीं नियोजोइक यानी कि नवजीवी महाकल्प में पाट क्षेत्र, रांची हजारीबाग का पठार और बाह्य पठार क्षेत्रों का जो है वो निर्माण हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो वस्तुतः इन्हीं से वर्तमान झारखंड का जो है भू आकृति का निर्माण हुआ। ये सभी इतना घटनाएं हुई है, इन सभी घटनाओं के बाद ही आज अभी वर्तमान में इतना ज़्यादा आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो हमसे याद रख लीजिएगा, जो कि आपका स्टार्टिंग में जो प्री कैम्बियन एरा है यानी कि आद्य महाकल्प है, इसमें आपका आर्कियन कालीन समूह की चट्टान और आपका जो है वो आर्कियन कालीन समूह की चट्टान निर्माण हुआ, जिसमें आपका आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम दोनों बना है। आर्कियन क्रम में आपका ग्रेनाइट नीस अवशिष्ट मिलेगा, धारवाड़ क्रम में आपका प्रचुर लोह अयस्क मिलेगा। वहीं प्रोटेरोजोइक समूह का अगर हम चट्टान की बात करें तो वहाँ पे आपको कुडप्पा क्रम और विंध्यन क्रम मिलेगा।
विंध्यन क्रम में आपका बालू का पत्थर, चूना पत्थर, ये सभी मिलेगा। उसके बाद पुराजीवी यानी पहले जो एक काल में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलेगा जिसमें आपको प्रचुर मात्रा में कोयला मिलेगा। वहीं मेसोजोइक काल में राजमहल ट्रैप मिलेगा जिसमें आपका लेटराइट और बॉक्साइट ज़्यादा मिलेगा। वहीं नूतन जीवी महाकल्प की बात करें तो यहाँ पर हिमालय का उत्थान हुआ था और नवीन जलोढ़ मृदाएँ मिली थी। हिमालय के उत्थान के साथ साथ ही आपका जो है वो पहाड़ क्षेत्र का निर्माण हुआ, यहाँ पे पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ और नवीनतम जलोढ़ मृदा के अनुसार यहाँ पे जो है वो मोनाडनोक यानी कि आपका टोंगरी और डोंगरी ये सभी देखने को मिलते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा। झारखंड एक लंबे भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचलों एवं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप यहाँ पे अनेक युगों की जो है विविध चट्टानें और खनिजें यहाँ पे प्राप्त होती, जिनका हम लोग विवरण इस प्रकार देखते हैं। तो अलग अलग यहाँ इसका जो टाइम पीरियड बहुत लंबा था, तो अलग अलग भूगर्भिक हलचलों और परिवर्तनों के कारण यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग युगों में जो है वो विधिवत चट्टानों का खनिजों का जो वो निर्माण हुआ। सबसे पहले हम लोग आर्कियन कालीन चट्टानों की बात करते हैं तो बोला जाता है कि झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सबसे ज़्यादा सर्वप्रमुख है और जिसका विस्तार झारखंड में लगभग 90% भूभाग पे तो केवल आर्कियन कालीन चट्टान मिलता है। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सर्वप्रमुख चट्टान माना जाता है। आर्कियन कालीन चट्टानों को आर्कियन क्रम की चट्टान और आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान दोनों में इसको डिवाइड किया जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में जो है आपका खनिज संसाधन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, दिन ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धारवाड़ आर्कियन क्रम की चट्टान नहीं है, धारवाड़ क्रम की चट्टान महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों चट्टानों की जो है वो मौजूद है, प्रकार की चट्टानें यहाँ पे मौजूद है तथा छोटानागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध भी जो है वो इसी काल की चट्टानों से है। इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम जो है वो यहाँ दक्षिणी पूर्वी झारखंड में देखने को मिलता है। और इन चट्टानों को आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी जो बताया ना आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम में, सबसे पहले हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। तो बोला जाता है कि ये गर्म और जो तरल लावा है जब ये ठंडा हुए तो इनके जमाव के कारण निर्मित जो है वो ये ग्रेनाइटिक चट्टान है जो कि जीवाश्म नहीं थी, इसमें जीवाश्म नहीं है। इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें जो है वो नीस और शिष्ट में परिवर्तित हो गई है। इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट मिलेगा और आर्कियन चट्टान में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका ग्रेनाइट मिलेगा, सॉरी नीस मिलेगा, ठीक है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपका प्रचुर मात्रा में लो अयस्क मिलेगा और यहाँ पे शिष्ट भी देखने को मिलेगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बोला जाता है कि इन चट्टानों का जो विकास है वो आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। और इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलती है। दिन इसका कारण जो है वो इसका नामकरण भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में किया गया है। ये चट्टानें जो है वो आपका जीवाश्म रहित है, इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलेगा। और झारखंड में इनका जो है मूल विस्तार वो आपका कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। और इनमें लो अयस्क की प्रचुरता जो है वो प्रचुर उपलब्धता होती है और इसके कारण से इसको लो अयस्क की श्रृंखला भी कहते हैं, यानी कि आयरन और सीरीज भी। इनको धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है और इनका जो विस्तार है वो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले में है। आगे देख लीजिए, इनमें धात्विक खनिजों की उपलब्धता होती है जैसे कि लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी इत्यादि। ये हो गया आपका आर्कियन समूह की चट्टानें, जिसमें आपका आर्कियन क्रम की चट्टान और आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान दोनों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ तक की बातें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए कि आपका खोंडोलैट चट्टान, जिसको हम लोग बीजावारा चट्टान भी कहते हैं या फिर बीजावारा नीस भी कहते हैं, वो भी एक चट्टान झारखंड देखने को मिलता है। झारखंड में खोंडोलैट नामक एक विशिष्ट चट्टान मिलता है जिसका विस्तार वो झारखंड के देखें तो हम लोग दक्षिण में सिंहभूम वाले क्षेत्र से लेकर ये उत्तर में छोटानागपुर क्षेत्र तक विस्तृत है। इसके अलावा खोंडोलैट चट्टान जो है वो आपका खोंडोलैट जो चट्टान है इसको आपका बीजवाड़ा नीस भी कहा जाता है और ये खूंटी साइड मिलता है, खास करके खोंडोलैट और बीजवाड़ा रॉक। और यहाँ पे जो है वो आपका इसमें ग्रेफाइट, फेल्सफर, सिलिमिनाइट ये सभी ज़्यादा मिलेंगे। तो ग्रेफाइट, फेल्सफर, सिलिमिनाइट ये सभी मिलेंगे। रांची पहाड़ी जो है वो इसका निर्माण खोंडोलैट चट्टान से हुआ है। तो झारखंड में एक अलग तरह से खोंडोलैट चट्टान बोलिए या फिर बीजवाड़ा नीस बोलिए, ये देखने को मिलता है खूंटी साइड ज़्यादा करके, रांची खूंटी साइड ही। सेकेंड देख लीजिए, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बोला जाता है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों को झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र विशेषकर जो है वो गढ़वा वाले रीजन में पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और ये चट्टानें जो है वो मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। और पारसनाथ पहाड़ी का जो उत्थान है वो इसी काल में हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में।
गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है इनका निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है और इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार के साथ साथ बलुआ पत्थर की भी जो है परत पाई जाती है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का जो निर्माण है वो इसी चट्टानों में हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये चट्टान भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोयला मिलता है। इनका विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। झारखंड में कोयला जो 8 गो नदी घाटियों में मिलता है। इनको निम्न गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना में अलग अलग तरीके से इसको विभाजित किया जाता है। पहला हम लोग निम्न गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में देखते हैं। इनका निर्माण जो है वो आपका कार्बोनिफेरस काल में हुआ, यानी कि पुराजीवी महाकल्प में हुआ है। इसमें बोला जाता है कि तालचर संघ की चट्टान भी इसको कहा जाता है, जिसका नामकरण जो है उड़ीसा के तालचर नामक स्थान के नाम पर ही पड़ा है और इसका जो विस्तार है वो डाल्टनगंज क्षेत्र में हुआ, यानी पलामू वाले रीजन में। इन चट्टानों का विकास नीचे में टीलाइट तथा ऊपर के बालुकास्म के रूप में हुआ है। अब देखिए मध्य गोंडवाना क्रम के चट्टानों के बारे में। तो इसका जो निर्माण है वो आपका परमियन कल्प में हुआ, यानी कि पुराजीवी महाकल्प में। और इसमें आपका दामोदर क्रम की चट्टानें जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसका जो नामकरण है वो दामोदर नदी के नाम पे किया गया है। इसका जो विस्तार है वो आपका दामोदर नदी के आसपास में ही है। ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में बताया जाता है। इसका जो निर्माण है वो आपका ट्रायसिक कल्प में हुआ, यानी कि महाजीवी महाकल्प में हुआ है। और ये जो है वो आपका पंचेत संघ की चट्टान इसको कहा जाता है, जिनका जो विस्तार है वो आपका बोकारो क्षेत्र में हुआ है। चौथा देख लीजिए, राजमहल ट्रैप और डक्कन ट्रैप की जो लावा चट्टानें हैं इनके बारे में बताया जा रहा है। तो जुरैसिक युग में लावा का बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से डक्कन लावा का निर्माण हुआ है। इसमें मुख्यतः डोलोराइट और बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन और अपक्षयन के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो काली मृदा है वो, जिसको हम लोग रेगुर मृदा कहते हैं, उसका निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग से लेकर पाकुड़ के पूर्वोत्तर भाग में ये है। इसके अलावा झारखंड के पाट क्षेत्र में खास करके पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा, इन सभी में ये जो है वो देखने को मिलता है। पाट क्षेत्र में लावा का जमाव के बारे में पढ़ते हैं। तो बोला जाता है कि क्रिटेशियस काल के अंत में प्रायद्वीपीय भारत में लावा के उद्गार का जो विस्तार है वो 20 लाख वर्ग जो है वो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में हुआ है। तो क्रिटेशियस काल में ही प्रायद्वीपीय भारत में लावा का उद्गार जो है वो उद्गार का जो विस्तार है वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ है, जिसका जो है वो झारखंड का पाट क्षेत्र भी उसमें शामिल था। इस क्षेत्र का विस्तार अगर देखें तो हम लोग पश्चिमी रांची पठारी क्षेत्र में है, जो मुख्यतः गुमला तथा लातेहार जिला में विस्तृत है। मानसूनी जलवायु के प्रभाव स्वरूप यहाँ पर निक्षेपित लावा युक्त चट्टानें का अपक्षयन हुआ है, जिससे वो बॉक्साइट और लेटराइट में बदल गए हैं। यहाँ पे एल्यूमिना पोषित चट्टानें भी देखने को मिलती है और ये जो चट्टान है वो आपका बॉक्साइट के रूप में लो पोषित चट्टानें लेटराइट के रूप में परिवर्तित होगी। सिंपल है। क्या बोला गया देखिए, मानसूनी जलवायु हुआ है, दिन कारण इसके प्रभाव स्वरूप जो है वो निक्षेपित लावायुक्त जो चट्टान था उसका अपक्षयन हो गया है और उसके अपक्षयन से ये बॉक्साइट और लेटराइट चट्टानों का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे एल्यूमिना पोषित चट्टानें भी थे जो कि बॉक्साइट के रूप में थे, वो लो पोषित चट्टानें लेटराइट के रूप में बदल गए, बॉक्साइट से लेटराइट में बदल गया है। पांचवा देख लीजिए, नूतन जीवी महाकल्प की चट्टानें। तो बोला जा रहा है कि इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान छोटानागपुर, इसका जो हिमालय का जब उत्थान हुआ था तो उसके दौरान इसका जो प्रभाव है छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भी पड़ा था। और हिमालय के उत्थान और उसके प्रभाव को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नवत है। पहला जो उत्थान है वो आपका हिमालय का प्रथम उत्थान ओलिगोसीन काल में हुआ था और इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ था। और इस उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया था। दूसरा उत्थान, तो इस उत्थान का जो है संबंध मायूसीन काल से है और इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट ऊपर उठ जाना, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। पाट क्षेत्र पहले 1000 फीट ऊपर उठा ही था और अबर सेकेंड में रांची हजारीबाग पठार भी, रांची हजारीबाग क्षेत्र भी, रांची हजारीबाग पठार भी 1000 फीट ऊपर उठा और जो आपका ये पाट क्षेत्र था वो पहले से 1000 फिर अबर 1000, मतलब वो 2000 फीट ऊपर उठ गया इस तरह। तीसरा उत्थान की बात की जाए तो इस उत्थान का जो संबंध है वो आपका प्लायोसीन और प्लेस्टोसीन काल से है और इस दौरान बाह्य पठार का उत्थान हुआ था और रांची हजारीबाग पठार का लगभग उत्थान 2000 फीट हो गया और जिसके कारण पाट क्षेत्र का लगभग 3000 से लेकर 3600 फीट ऊपर उठ गया। उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में नदियों का उदय हुआ और इन नदियों के अपरदन के कारण जो है वो इस क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप की जो है ऊंचाई में कमी आई।
इन अपर्दनों के पश्चात इस क्षेत्र में ऊंचाई जो है वो इस प्रकार है। कैसे कैसे देख लीजिए। पाट क्षेत्र जो है वो आपका 900 से लेके 1000 मीटर है। रांची पठार आपका 600 मीटर से कम है। निम्न छोटानागपुर का पठार लगभग 300 मीटर से अधिक है। नवीनतम जलोढ़ मृदाएं की बात की जाए तो बोला जाता है कि नदियों के अपर्दन और जलोढ़ जो है जलोढ़ों का निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। यानी कि नदियों का अपर्दन हुआ है और जलोढ़ों का जो निक्षेप हुआ है, इस कारण से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप हुआ है, जिससे आपका जो वर्तमान में भी जारी है। और जब हम लोग देखते हैं कि राजमहल का जो झारखंड का जो राजमहल है, यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र जो कि आपका गंगा नदी के किनारे, फिर आपका राजमहल का पश्चिम भाग सोन नदी के किनारे, और आपका जो है झारखंड का जो है वो दक्षिण पूर्व भाग स्वर्णरेखा के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के सहारे, इन नदियों के किनारे जो है वो आपका जलोढ़ निक्षेपण हुआ है, जलोढ़ मृदाओं का निक्षेपण हुआ है और इसकी संरचना हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग मोनार्ड नोक कहते हैं। देखो, इन टर्म ऑफ ज्योग्राफी इसको मोनार्ड नोक कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसी को टोंगरी और डोंगरी कहते हैं। टोंगरी मतलब ऐसे आपका गुंबदाकार हो गया, डोंगरी मतलब ऐसे शंकुनुमा आकार हो गया, ठीक है। और इसी को ही इन टर्म ऑफ ज्योग्राफी इसको हम लोग मोनार्ड नोक कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया था आपका। अब आपका जो है वो नेक्स्ट हम लोग झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति ये वाला पढ़ेंगे, लेकिन ये देखते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ये आपका आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो रुकिए ज़रा सा। तो अब इसमें ना हम लोग जो आपका उद्योग वाला टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो झारखंड में हम लोग तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग तांबा उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो बताया जाता है कि झारखंड के घाटशिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग का स्थापना जो है वो 1924 ईस्वी में किया गया था। और मऊ भंडार जो कि आपका इस सिंहभूम में है, वहाँ से शुद्ध तांबा निकाला जाता था और उसको इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो कि 1930 में बना था घाटशिला के आसपास ही, वहाँ पे तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया था। समझे क्या बोले हमको? नहीं समझे? एक मिनट रुकिएगा ज़रा, आपको समझाया जा रहा है। आपको बताया गया कि झारखंड के घाटशिला यानी कि पूर्वी सिंहभूम में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके बाद आप एक याद रख लीजिएगा कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना है वो 1930 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में की गई थी। और ये जो है वो एक ब्रिटिश कंपनी के रूप में इसका स्थापना किया गया था और इस कंपनी ने 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास ही तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। तो ये जो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन है 1930 में बना था, ये एक ब्रिटिश कंपनी थी, यही जो है वो घाटशिला में तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। क्लियर? इसको याद रख लीजिएगा आप। ये वाला लाइन हटाइए, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लीजिए, बताया जाता है कि 9 दिसंबर 1967 को भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना घाटशिला में की गई और मार्च 1972 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका जो विलय है वो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कर दिया गया। सिंपल सी बात है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों की बात की जाए तो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये आपका जादूगोड़ा में है और हिंदुस्तान केबल कंपनी लिमिटेड ये आपका जमशेदपुर में है। यहाँ तक याद रख लीजिएगा। और एक बात और भी याद रख लीजिएगा कि घाटशिला के बेदिया और मुसाबनी खानों से तांबा के अयस्क को रज्जू मार्ग यानी कि रोपवे के द्वारा मऊ भंडार जो कि पूर्वी सिंहभूम है वहाँ पे भेजा जाता है, जहाँ इनसे शुद्ध तांबा निकाला जाता है और इस प्रक्रिया में तांबा से गंधक को अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि घाटशिला का बेदिया है और जो मूसाबानी खान है वहाँ से तांबा का अयस्क निकाला जाता है और उसको मऊ भंडार पूर्वी सिंहभूम भेजा जाता है, जहाँ पे उससे जो है वो शुद्ध तांबा निकाला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एल्युमिनियम उद्योग के बारे में देखते हैं। तो बोला जाता है कि झारखंड के मूरी जो कि रांची में है, यहाँ पे इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1938 ईस्वी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी और एल्युमिनियम अयस्क का जो है वो 16% भाग जो झारखंड से प्राप्त होता है। तो भारत में, पूरे भारत में एल्युमिनियम अयस्क यानी कि एल्यूमिना का 16% जो भाग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड से प्राप्त होता है। और इसी क्रम में ही झारखंड में मूरी में जो कि रांची में है, यहाँ पे इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको बोलते हैं हम लोग इंडाल कहते हैं, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है वो 1938 नहीं 1948 में किया गया था। यहाँ गलती है, 1938 नहीं 1948, देखिए कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक भी है। तो 1938 नहीं 1948 में किया गया था और इसके द्वारा जो है वो आपका एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी।
तो इंडाल कंपनी के द्वारा 1948 में आपका एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी रांची के मुरी में। क्लियर, आगे देख लीजिए। 2005 में इस कंपनी का स्वामित्व जो है वो हिंडाल्को के पास चला गया 2005 से। उसके बाद यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है एल्युमिनियम के लिए के संदर्भ में। तो बोला जाता है कि जो आपका हिंडाल्को के पास ये इसका जो है वो ऑनरशिप चला गया है, और हिंडाल्को जो है वो आपका आदित्य बिरला समूह का है। तो यह भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है। ठीक है ना। 2000 ये जो रांची में मुरी में है उसका। बॉक्साइट की प्राप्ति जो है इसको वो लोहरदगा और पलामू से होता है। तो बोला जा रहा है कि इस संयंत्र को लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है, और भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम निर्मात्री के रूप में हिंडाल्को और उसके विविध उत्पाद इंगट, रॉड, शीट, फायल है। कहने का मतलब क्या है, बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि बॉक्साइट से एल्युमिनिया को बनाया जाता है, एल्यूमिना को बनाकर उसे अलुपुरम जो कि अलवाई केरल में है, और बेलूर जो कि कोलकाता में है, और लेई जो कि मुंबई में है, वहाँ के कारखानों में भेज दिया जाता है। और एल्युमिनियम का जो उपयोग है वो बर्तन, बिजली का तार, मोटर, रेल, वायुयान और उपग्रह बनाने में इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। इसको आप हटाइएगा, इस लाइन को याद मत रखिए। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है। अब हम लोग थोड़ा सा सीमेंट उद्योग के बारे में समझते हैं क्या है क्या नहीं है। सो झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की जो स्थापना है वो 1921 ईस्वी में जपला पलामू में की गई थी। बिल्कुल सही बात है। जिंक पानी जो कि वेस्ट सिंहभूम में है, वहाँ पे खलारी रांची में, सिंदरी जमशेदपुर, सिंदरी धनबाद में, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में आदि क्षेत्रों में सीमेंट का उद्योग जो है वो स्थापना इसका जो है किया गया है। और भी है जैसे कि जोजोबेरा पूर्वी सिंहभूम में, डेमोटान हजारीबाग में, बोकारो में भी है, धनबाद में कुमार धुबी है, धनबाद में सिंदरी है। ये सभी आपका खोला गया था। झारखंड के झिंक पानी और जमशेदपुर का जो लाफार्ज सीमेंट कारखाना वो लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित है। तो झारखंड के झिंक पानी में जो आपका लाफार्ज सीमेंट कारखाना है ये आपका उद्योग यानी कि इस लौह इस्पात उद्योग का जो अवशिष्ट बचता है इसी से ही ये बनता है। क्लियर, आगे देख लीजिए। सिंदरी, बोकारो, झिंक पानी, जमशेदपुर का जो कारखानों में स्लैग एवं स्लज का उपयोग सीमेंट निर्माण के लिए किया जाता है, और स्लैग तथा स्लज सीमेंट कारखानों के ये बाय प्रोडक्ट है यानी कि उप उत्पाद है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। और झारखंड में झिंक पानी और जमशेदपुर का जो लाफार्ज सीमेंट कारखाना है वो आपका लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। क्लियर, आगे देख लीजिए। स्टील कारखानों का स्लैग तथा कार्बोनेटेशन से उत्पन्न स्लग तथा मिश्रण सीमेंट, जो देखो स्टील कारखानों का जो स्लैग है और आपका कार्बोनेटेशन से उत्पन्न जो स्लज है, तो स्लैग स्टील कारखाना से और स्लज कार्बोनेटेशन से उत्पन्न होता है। इसका मिश्रण से जो है वो सीमेंट निर्माण होता है, और यह औद्योगिक सह उत्पादों के उपयोग में संसाधन दक्षता बढ़ाता है। सीमेंट उद्योग खंड में राज्य में चूना पत्थर, मिट्टी, स्लैग और स्लज आदि उपलब्धता है, जिनसे कच्चा माल निकटता के कारण प्लांट लोकेशन आर्थिक रूप से तर्कसंगत बनती है। कहने मतलब क्या है वो समझ लीजिए। झारखंड में जो है वो सीमेंट जो है वो आपका चूना पत्थर से, मिट्टी से, स्लैग और स्लज से, इन सभी से बनाया जाता है। यही कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है सीमेंट फैक्ट्री के लिए। और इसी कारण इसी का लोकेशन जहाँ जहाँ ये चीज़ नज़दीक मिल जाते हैं वहीं वहीं पे आपका जो है वो आपका फैक्ट्री बनता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा झारखंड में प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनी की बात की जाए तो वो आपका एसीसी है, एसीसी लिमिटेड जो कि चाईबासा सिंदरी में है, बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड जो आपका पतरातू में है, डालमिया सीमेंट बोकारो में है, और आपका नुवोको विस्टाज कॉरपोरेशन या फिर इसी को हम लोग जो बोलते कहेंगे लिमिटेड लाफार्ज सीमेंट, ये आपका जोजोबेरा में है। और जोजोबेरा कहाँ पे है, तो ये आपका धनबाद में है। सॉरी, जोजोबेरा आपका पूर्वी सिंहभूम में है। इसके अलावा श्री सीमेंट भी है जो कि सरायकेला की कंपनी है, यह फैक्ट्री है। यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग और आपका तांबा उद्योग के बारे में पढ़ चुके हैं। ये तीनों उद्योग आपको कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसके जो कल के वीडियो में या थोड़ी कल के जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 कल की क्लास में, उसमें हम लोग शिक्षा से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे,
और इनके अलावा जो भी और अन्य जो बच गया है टॉपिक्स उनको कवर करेंगे। देखिए क्या क्या है वो देख लीजिए। भाग मतलब ये हम लोग पहले लेक्चर में पार्ट 1 में भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी को कंप्लीट किए। आज सेकेंड वीडियो में हम लोग भाग ई संथाली साहित्य के बारे में पढ़े। भाग ई के बाद भाग ए प्रमुख शिक्षण संस्थान पढ़े। भाग जी जो कि क्रिकेट है, खेलकूद वाला सेक्शन पढ़े। भाग एच जो कि आपका झारखंड में भूमि संबंधी कानून है, CNT, इसके बारे में पढ़े चैप्टर 1। भाग आई भी पढ़ लिया हम लोग जो कि झारखंड का भूगोल था, और इसमें हम लोग झारखंड की भूगोलिक संरचना पढ़े। उसके बाद आपका झारखंड का जो है वो भाग के जो है वो झारखंड के प्रमुख उद्योग के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग और आपका सीमेंट उद्योग पढ़ लिए। इसमें से भाग आई जो है भाग जे जो है वो झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 इसको पढ़ेंगे। फिर आपका झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, इन सभी को पढ़कर आपका आने वाला वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इसको बहुत फास्ट से किए, इस कारण से ये आपका जो है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लगातार देखते चले जाइएगा। इसको याद कीजिए, रटना पड़ेगा भाई, बिना रटे कोई उपाय ही नहीं है। आप देख रहे हैं ना, पूरा एकदम फैक्चुअल डाटा है, इसमें आपको समझने वाला कोई उपाय ही नहीं है। तो आप इसको रटिए बैठकर, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।